हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक जो न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड, यानी फिजिक्स की जो दुनिया है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें आता है कि जो वर्ड साइंस है वो कहाँ से आया है। तो ये लैटिन एक भाषा होता है जिसका शब्द है साइंसिया। ये साइंसिया जो एक है वर्ब है जिसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना। वहाँ से साइंसिया वर्ड से क्या आया, साइंस। फिर जो संस्कृत का शब्द है विज्ञान और अरेबिक वर्ड है इल्म, ये भी सिमिलर मीनिंग दिखाते हैं किसको, नॉलेज को। तो अरेबिक में इसको जो है साइंस को इल्म बोला जाता है और संस्कृत में विज्ञान बोला जाता है। इन दोनों ही शब्द का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, नॉलेज। तो देखिए, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड किसको बोलते हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या है, कोई भी जो नेचुरल फिनोमिना है, जो नेचुरल घटना है, उसको और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए, और ज़्यादा डेप्थ में जानने के लिए, जो कि वो डेप्थ जितना पॉसिबल डेप्थ है उसमें जानने के लिए जो हम सिस्टमेटिक तरीका से जो प्रयास करते हैं, क्या मतलब हुआ कि सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, यानी जितना संभव है उतने डिटेल में और डेप्थ में जब हम लोग सिस्टमेटिक तरीका से जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमने नॉलेज गेन किया है उसका यूज करके नेक्स्ट टाइम पे, अगले टाइम पे जो घटना था उसका अनुमान लगा सकें, प्रेडिक्ट कर सकें, उसको बदल सकें यानी मॉडिफाई कर सकें और उसको कंट्रोल कर सकें। इसीलिए तो हम कोई चीज़ जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो अगर पूरा ये डेफिनीशन पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि साइंटिफिक मेथड किसको बोलते हैं, दिस इज सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। क्या मतलब हुआ कि हम लोग नेचुरल फिनोमिना को जितना डिटेल में पॉसिबल है उसमें जानने की कोशिश करते हैं। एंड यूज द नॉलेज सो गेंड टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। जो नेक्स्ट वही घटना है उसको नेक्स्ट टाइम प्रेडिक्ट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें और कंट्रोल कर सकें। इसी सिस्टमेटिक अटेम्प्ट को हम लोग साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। तो ये जो साइंटिफिक मेथड होता है इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे हमको सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता है, इसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का यूज करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल मॉडलिंग लगाते हैं, फिर प्रिडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, और जो भी थ्योरी हमने दिया है उसको फॉल्स प्रूव करने के लिए या उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग ये चीज़ कोशिश करते हैं। अगर मान लो कोई थ्योरी हमने दिया और उसको हम फॉल्स प्रूफ नहीं कर सके, इसका मतलब वो सच है, दैट इज ट्रूथ। इसीलिए फॉल्सिफिकेशन दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, अब साइंस के बारे में पढ़ लिया हमने, साइंटिफिक मेथड पढ़ लिया। अब फिजिक्स कहाँ से आया है। देखो, फिजिक्स जो है वो ग्रीक, जिसको हिंदी में यूनान भी बोलते हैं, ग्रीक भाषा का जो शब्द है फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर, वहाँ से फिजिक्स का जन्म हुआ है। ये हमारा एकदम पहला चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड। अब देखो एक चीज़ क्या आता है, यूनिफिकेशन किसको बोलते हैं। ये जो पिक्चर है ये हमारे न्यूटन साहब हैं, इसका हम लोग काफ़ी बार नाम सुनेंगे पूरा फिजिक्स के अंदर में। ओके, तो अब यूनिफिकेशन क्या होता है। देखो, कोई भी जो फिजिकल घटना है, फिजिकल फिनोमिना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट और नियम के रूप में समझने का कोशिश करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे आसपास की जो दुनिया है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है,
उसको द इफर्ट टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन एंड कंडीशन इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि वो तरीका, वो प्रयास जिसमें हम अपने आसपास की दुनिया को कुछ निश्चित नियम जो कि किसी सर्टेन डोमेन में अप्लाई होगा और सर्टेन कंडीशन में अप्लाई होगा, उसको देख के जो समझने का प्रयास करते हैं उसको हम लोग यूनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रेस देखेंगे इन यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है कुछ भी ऐसा नियम देना जो कि यूनिवर्सल लॉ हो। अब कोई भी लॉ है तो वो ऑब्वियस सी बात है किसी डोमेन में अप्लाई होगा और किसी कंडीशन में ही अप्लाई होता रहेगा, किसी सिचुएशन में अप्लाई होता रहेगा। तो जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको इस तरीके से समझने का जो कोशिश है उसको ही यूनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कुछ फिजिसिस्ट जो हुए उन्होंने क्या अचीवमेंट गेन किया इस यूनिफिकेशन के डायरेक्शन में। तो आइजक न्यूटन इन 1687 इसने क्या देखा, इसने सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, सेलेस्टियल का मतलब होता है खगोलीय। ठीक है, शोड दैट द सेम लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई टू बोथ डोमेन, कि सेलेस्टियल में भी और टेरेस्ट्रियल दोनों में ही जो इसने दो न्यूटन ने मोशन का नियम दिया था और ग्रेविटेशन का दिया था, तो बोलते ये दोनों ही कंडीशन में अप्लाई होता है। फिर एक ओरस्टेड आए 1820 में, उसने दिखाया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना जो है एक दूसरे से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, ये दोनों ही यूनिफाइड है। फिर फैराडे आए थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात किया, कितने में 1830 में। फिर मैक्सवेल ने क्या बोला, तो इसने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स के बारे में यूनिफाई किया। इसने दिखाया कि लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये किसने दिखाया, मैक्सवेल ने। फिर देखो ये ग्लासो, अब्दुस सलाम और स्टीवन वेनबर्ग, इसने 1979 में दिखाया कि अगर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों ही किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्स के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। क्या बोला इसने, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको हम देख सकते हैं एज ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्स। फिर कार्लो रूबिया और सेमोन वेंडरमीर, इसने 1984 में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया द प्रेडिक्शंस ऑफ द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रो वीक फोर्स, ये इसने किया। ओके, अब देखो वो था यूनिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे रिडक्शनिज्म। अब हम लोग देखेंगे रिडक्शनिज्म। देखो यूनिफिकेशन में क्या था, हम पूरे ही बॉडी पे बोलते थे कि एक यूनिवर्सल नियम लगता है। रिडक्शनिज्म में क्या होगा, ऐसा ही इफर्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, किसी भी बिगर मोर कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बिगर सिस्टम है, उसके कंस्टिट्यूएंट यानी उसका जिस चीज़ से निर्माण हुआ है, जो सिंपल पार्ट है, उसके प्रॉपर्टी को देखो, बड़े के प्रॉपर्टी को छोटे छोटे के प्रॉपर्टी से मिलके बना हुआ समझना जो है, मतलब हम लोग स्टडी करने के लिए छोटे लेवल पे जा रहे हैं, उसको हम लोग रिडक्शनिज्म कर देते हैं। यूनिफिकेशन में पूरे सिस्टम पे देखते थे, एक ही रूल लगता था। इसमें हम लोग इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में देखेंगे। तो क्या बोल रहा है ये कि रिलेटेड इफर्ट इज टू डिराइव द प्रॉपर्टी ऑफ दिस बिगर सिस्टम, बड़े सिस्टम का प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं कहाँ से, फ्रॉम दी प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट, यानी उसके छोटे छोटे जिस पार्ट से वो मिलकर बना उसके प्रॉपर्टी से। अब देखो दो स्कोप होता है फिजिक्स का, कोई भी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है या तो माक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक।
माक्रो का मतलब होता है बड़े लेवल पे, ठीक है, MA वाला, MI वाले में होता है छोटे लेवल पे। तो माक्रोस्कोपिक डोमेन जो होता है, इसमें हम लोग वो घटनाएं लेते हैं लेबोरेटरी में, जो कि लेबोरेटरी में हो रहा है, टेरेस्ट्रियल में हो रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे हो रहा है। इसको हम लोग ये सारी घटनाओं को मैक्रोस्कोपिक को क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इसको पढ़ते हैं। और जो ये छोटी घटना होती है माइक्रोस्कोपिक, इसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि एटम, मॉलिक्यूल और जो बाकी न्यूक्लियस के अंदर का फिनोमिना है उसके बारे में पढ़ा जाता है, और इसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अब देखो ये 4 पॉइंट दिया हुआ है कि रेंज ऑफ लेंथ, यानी किसी चीज़ का लेंथ कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है। तो मिनिमम इतना हो सकता है और मैक्सिमम इतना हो सकता है, समझ गए। रेंज ऑफ मास क्या है, इतना किलो से लेके 10 की पावर 55 किलो के बीच में हो सकता है। अब इसके बाहर दिया है तो ये नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल है। रेंज ऑफ टाइम जो है देखो 10 की पावर -22 से लेके 10 की पावर 18 सेकेंड, ऐसा मानते हैं हम लोग इसका रेंज, ठीक है। जो भी टेरेस्ट्रियल फिनोमिना है तो वो इसी के बीच में रहेगा। ये जितना रेंज तुमने देखा है उसके ही बीच में आएगा, यानी लेंथ इसके किसी बीच में आएगा। मास का भी वही हाल रहेगा, रेंज ऑफ टाइम भी वही रहेगा। अब देखो आगे देखते हैं। जो भी बेसिक लॉ है फिजिक्स का वो क्या है, वो एक तो सिंपल है और एक यूनिवर्सल है, ठीक है। हम देखते हैं कि बहुत जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग समराइज कर देते हैं सिंगल सेंटेंस या इक्वेशन में, जो कि काफ़ी वो है। आइंस्टीन ने क्या बोला था, आइंस्टीन ने बोला था कि द मोस्ट इनकम्प्रीहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज़ कम्प्रीहेंसिबल। देखो इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है समझ में नहीं आने वाली चीज़। तो इसने बोला कि यूनिवर्स के बारे में समझ में नहीं आने वाला, ये होता है इनकम्प्रीहेंसिबल। तो बोल रहा था कि यूनिवर्स के बारे में सबसे जो नहीं समझ में आने वाली बात वो है कि ये हमको समझ में आ जाता है, ऐसा आइंस्टीन ने बोला था। इसके बाद क्या बोला था देखो कि नो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी राइट, यानी इसने बोला कि चाहे हम कितना भी एक्सपेरिमेंट करके दिखा दें बट वो मेरे को सही साबित कर दे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक सिंगल एक्सपेरिमेंट किए विच कैन प्रूव मी रॉन्ग, और उसमें अगर रिजल्ट इसका उल्टा मिला तो इट कैन प्रूव दैट यू आर रॉन्ग। तो अब देखो ये जो लिस्ट आगे दिया हुआ है ये फिजिसिस्ट का लिस्ट है, अलग अलग कंट्री के थे वो, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के, और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में ये लिस्ट है। तो ये तुम लोगों को याद रखना चाहिए। जैसे आर्किमिडीज ने बुआंसी के बारे में बताया, ये ग्रीस का ही आदमी था। गैलीलियो गैलीली ने इनर्शिया के बारे में बताए थे, इटली का था। हाइजेंस ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया, ये हॉलैंड का था। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ दिया, लॉज ऑफ मोशन दिया। टेलीस्कोप के बारे में बताया, और भी बहुत सारा चीज़ बताया, ये इंग्लैंड का था। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया, ये भी यूके। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड लाइट एज एन ईएम वेव, ये बताया, ये भी यूके का था। हर्ट्ज ने ईएम वेव के जनरेशन के बारे में बताया, ये जर्मनी का था। जगदीश चंद्र बोस जो जेसी बोस थे, इन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में बताया, इंडिया। रूंटजेन ने एक्सरे के बारे में बताया, जर्मनी का था ये। थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया, यूके से था ये। ऐसे करके ये तुमको याद रखने का है कि इसने क्या खोज किया, ठीक है। ऐसे ही मैडम क्यूरी बोलते हैं इसको, मारी क्यूरी, इसने रेडियम और पोलोनियम जैसे एलिमेंट्स का खोज किया, और नेचुरल जो रेडियो एक्टिविटी होता है उसके बारे में इसने पढ़ाई की है, पोलैंड की थी। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोज किया था। फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, वो जर्मनी का था। विक्टर फ्रांसिस हेस करके जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में स्टडी किया, वो ऑस्ट्रिया से थी।
मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस है, जिसमें उसने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये भी अमेरिका से थे। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया, न्यूक्लियर मॉडल, न्यूजीलैंड से। नील्स बोर ने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया, डेनमार्क के साइंटिस्ट थे ये। सीवी रमन इंडिया के थे, इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बारे में बताएं। डी ब्रोगली ने वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताइए, फ्रांस से थे। मेघनाथ साहा थर्मल आयोनाइजेशन, इंडिया। एसएन बोस क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, इंडिया। पाउली ने एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल दिया, ये ऑस्ट्रिया के थे। एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताया, कंट्रोल इन्वायरमेंट में कैसा किया जा सकता है, इटली से थे। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया और क्वांटम मैकेनिक्स में कंट्रीब्यूट किया, वो जर्मनी से थे। डिरैक ने रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ये यूके से थे। हबल ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में बताया, ये यूएसए से थे। ऑरलैंडो एर्नेस्ट लॉरेंस साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया इन्होंने, ये यूएसए से थे। ऐसे करके चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था, यूनाइटेड किंगडम। युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स दिया, जापान से थे। होमी जहांगीर भाभा, ये काफ़ी फेमस है, इन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन का जो कास्केडिंग प्रोसेस होता है वो बताए थे, वो इंडिया से थे। डेविडोविच लेव, ये थ्योरी ऑफ कंडेंस मैटर दिया इन्होंने, और लिक्विड हाइड्रोजन का बारे में बताया, वो रसिया से थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का खोज किया। स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, तारों के उत्पत्ति के बारे में खोज किया था, इंडिया से थे ये। जॉन बार्डीन ने ट्रांजिस्टर का खोज किया और सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बताया। टॉम्स ने लेज़र का खोज किया और मेजर का, ये यूएसए से थे। अब्दुल सलाम साइंटिस्ट हुए पाकिस्तान से, उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के बारे में बताया है। तो ये सब आपको याद करना है। अब देखिए, ये टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बीच का संबंध यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो स्टीम इंजन है उसमें हम लोग थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कराते हैं। रेडियो और टेलीविज़न में हम लोग जनरेट करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं किसका, ईएम वेव का। कंप्यूटर में हम लोग डिजिटल लॉजिक का यूज करते हैं। लेजर में हम लोग, लेजर का नाम ही होता है LASER, लाइट, ये देखो इधर पे लिखा हुआ है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये एग्जाम में आ चुका है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड में जो साइंटिफिक प्रिंसिपल लगता है उसको हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण में हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको EMI बोलते हैं, फैराडे का नियम, उसका यूज करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जहाँ पे पानी से बिजली बनता है, उसमें हम लोग पानी को हाइट पे स्टोर करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी रहता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एरोप्लेन में हम लोग बर्नौली का प्रिंसिपल जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है उसका यूज करते हैं। पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे के चैप्टर्स में, उसका यूज होता है। सोनार, हम लोग सोनार आपने 9th में पढ़ा होगा, वो अल्ट्रासोनिक वेव को रिफ्लेक्शन का यूज करता है। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है, ये एक प्रिंसिपल होता है, हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, इसमें हम लोग ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है उसका यूज होता है। फोटो सेल में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज करते हैं। अब फ्यूजन वाला जो टेस्ट रिएक्टर होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। फिर जाइंट मीटर वेव रेडियोस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप, इसको GMRT बोलते हैं, ये हम लोग डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स का डिटेक्ट करने के लिए, कॉस्मिक रेडियो वेव्स का डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। फिर एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्या होता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम बाय लेजर बीम्स एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो ये सब साइंटिफिक प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी का रिलेशन है। अब हम लोग देखेंगे कि नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो है वीकेस्ट फोर्स है, नेचर में पाए जाने वाला वीकेस्ट फोर्स है। ये दो कोई भी बॉडी जिनके बीच में मास है उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास के कारण से ग्रेविटेशन लगता है। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है। और ये इसका जो इम्पोर्टेंस आता है वो बड़े स्केल की घटनाओं, जैसे कि यूनिवर्स के जो बड़े स्केल का घटना है, जैसे कि फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार, गैलेक्सी और गैलेक्टिक क्लस्टर, उनके फॉर्मेशन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखो कि ग्रेविटेशन फोर्स तभी एक अपेक्षित मात्रा में एप्रिसिएबल वैल्यू लगता है जब एटलीस्ट किसी एक बॉडी का मास थोड़ा ज़्यादा हो। मास कम है तो फिर फोर्स कम हो जाता है। और ये हमेशा ही ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, कभी भी रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्टिव ही करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब देखो जो दूसरा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है, और जब भी चार्ज रेस्ट पे होंगे दोनों, तो ये जो फोर्स निकालते हैं हम लोग वो कूलाम के नियम से निकालते हैं। और चार्ज जब मोशन में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। और मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगा देते हैं। क्या बोला, जब चार्ज मोशन में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा देते हैं। अब देखो ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ये जनरली एक साथ ही मिलेगा, ये इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये बहुत ही लार्ज दूरी तक लगता है, और इसके लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ग्रेविटेशन में था वैसे इधर भी है कि लार्ज डिस्टेंस पे लगेगा और कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं रहेगा। लेकिन ये ग्रेविटी के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांग होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसे देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, अगर हम दो प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो अगर ये दो प्रोटॉन है इसके बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इतना गुना ज़्यादा, 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है। किसी भी एक दूरी, तुम छोटा सा दूरी ले लो तो इसका मतलब है देखो ये बहुत बड़ा मात्रा हो गया, यानी बहुत क्वाइट स्ट्रांग होता है ये फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो ये अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा, ग्रेविटी केवल अट्रैक्टिव होते हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है। अब जैसे न्यूक्लियर बोला तो तुम समझ जाओ न्यूक्लियस में क्या होता है, एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो इन दोनों को जो बांध के रख रहा है जो भी न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब सिंपल सा बात है कि अगर खाली इसमें प्रोटॉन पाया जाएगा तो ये न्यूक्लियस तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्लस प्लस है, एक दूसरे को धक्का मार के बाहर भेज देगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब कोई तो होना चाहिए जो इसको स्टेबल करके रखे हुआ है। तो वही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो इसके रिपल्सन को बैलेंस कर लेता है। समझ गए क्या? तो न्यूक्लियस अगर केवल प्रोटॉन होता तो अनस्टेबल हो जाता। इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, तो वही जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये जितने भी फंडामेंटल फोर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये डिपेंड नहीं करता कि चार्ज का मात्रा क्या है, ये प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए सेम होता है। प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन, तो जितने भी ये अंदर में सब के बीच में ये लगेगा। इसका जो रेंज होता है दूरी, वो काफ़ी छोटी दूरी पे लगता है। और वो दूरी तुमको पता भाई ये न्यूक्लियस है तो जो न्यूक्लियस का डायमेंशन उतने दूरी पे लगेगा। तो न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है वो 1 फर्मी, जिसको हम 10⁻15 मीटर, इसको 1 फर्मी बोला जाता है, इतने दूरी पे लगता है।
और तुमको अगर पूछे कि न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी के लिए कौन फोर्स जिम्मेदार है, तो क्या बोलोगे? न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो, अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ फील्ड में, इसमें देखने को मिलता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये किससे मिलके बना हुआ है? ये भी एक छोटे से एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट जिसको हम क्वार्क बोलते हैं, उससे मिलके बना हुआ होता है। अब चौथा देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कब होगा? जब सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस, जब भी न्यूक्लियस में बीटा डीके होगा, इसके बारे में भी हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तभी पे ये फोर्स अपीयर होता है। यानी बीटा डीके होने पे न्यूक्लियस जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है और साथ में एक अनचार्ज पार्टिकल जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोला जाता है उसको एमिट करता है। यानी बीटा पार्टिकल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा और प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट करेगा, एंटी न्यूट्रिनो, समझे क्या? अब जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जितना वीक नहीं होता, बट न्यूक्लियर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये वाला, उससे काफ़ी वीक होता है। और इसका जो फोर्स होता है वो, इसका जो रेंज होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स का, ये न लगभग 10⁻⁻16 मीटर के दूरी पे लगता है। तो कुल मिला के हमने ये 4 देखा, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये वीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनका जो क्षमता है, स्ट्रेंथ है, वो ये दिया हुआ है पावर में। देखो ये रेंज कितने दूरी पे लगेगा, तो ग्रेविटेशन तो भाई इनफाइनाइट दूरी पे भी लगता है। न्यूक्लियर फोर्स जैसे आया तो न्यूक्लियस के साइज का हो जाएगा। देखो यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ पे वीक है तो 10⁻⁻16, स्ट्रॉन्ग है तो 10⁻⁻15, और ग्रेविटी और ये दोनों ही इनफाइनाइट दूरी पे लगता है। अब किसके बीच में लगता है? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के किसी भी 2 ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उसके बीच में लगता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स जो है वो न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा, या नहीं तो हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल जिसमें भी मास हैवी है जैसे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके बीच में लगेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ मीडिएटिंग पार्टिकल, तो ग्रेविटेशनल के लिए ग्रेविटॉन, वीक न्यूक्लियस के लिए बोसॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए फोटॉन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के लिए ग्लूऑन। ये होता है मीडिएटिंग पार्टिकल। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी फिजिक्स में जो नियम होते हैं उसका नेचर के बारे में देखेंगे। तो अब बोलता है कि लॉ ऑफ फिजिक्स इज ए स्टेटमेंट इन वर्ड फॉर्म। जो भी लॉ है फिजिक्स का वो या तो शब्द के रूप में सेंटेंस में लिखा रहेगा या नहीं तो इक्वेशन के रूप में लिखा रहेगा। और ये होता क्या है? तो ये जो लॉ ऑफ फिजिक्स है ये हमको समरी देता है। किसका? एक्सपेरिमेंट जो हमने किए उससे जो रिजल्ट मिला उसको हम समरी के रूप में लिखते हैं, या तो शब्दों के रूप में या इक्वेशन के रूप में। या नहीं तो जो या तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रहा होगा या नहीं तो हमारा जो फिजिकल फिनोमिना है, कोई भी घटना है प्रकृति में घटने वाला, उसका जो हमने ऑब्जर्वेशन किया उसको हम लोग समरी के रूप में लिख देते हैं फिजिक्स के लॉ में। अब देखो जो भी अगर हम लॉ बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ये जस्ट मान लिया गया है और इसका कभी भी खंडन कभी नहीं किया गया, कोई इसके अगेंस्ट मिला नहीं। जो भी न्यू डेवलपमेंट है फिजिक्स में ये क्या करता है, ये और जो लॉ था उसका वैलिडिटी को और बढ़ा देता है। देखो अगर लॉ का कुछ उल्टा मिल गया तो लॉ ही गलत हो जाएगा, इसलिए जो भी नए एक्सपेरिमेंट होते हैं वो उल्टा उसमें ऐड ही होता जाता है वैलिडिटी में। ये सिंपल फॉर्म में मिलते हैं। अब जैसे देखो कंजर्वेशन लॉज, तो कंजर्वेशन
क्या होता है, मतलब सुरक्षित रहना। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी देखा जाता है कि ये कांस्टेंट रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, इसी को कंजर्व क्वांटिटी बोलता है। और इसको जो लॉ देता है, जो कंजर्वेशन क्वांटिटी का जो लॉ है उसको हम कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बोलेंगे कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम है क्या वो कांस्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज ऑफ जो आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी सबसे अलग थलग है, कटा हुआ है, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, उसका जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन में क्या बोलेंगे कि जब भी बाहरी फोर्स नहीं है तो किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या बोलेंगे, जब कोई एक्सटर्नल, वहाँ पे फोर्स था यहाँ पे टॉर्क है, तो एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट, डायमेंशन एंड एरर के बारे में। अभी जो हमने पढ़ा वो पढ़ा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। तो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।